इसमें लिखें अ प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी a projectile is the name given to a projectile is the name given to any body which once thrown into space, which once thrown into space, which once thrown into space with some initial velocity, with some initial velocity, comma, moves thereafter under the influence of gravity, moves thereafter under the moves thereafter under the influence of gravity, under the influence of gravity alone without being propelled, alone without being propelled by any engine or fuel, propelled by any engine or fuel, by any engine or fuel, full stop. The path followed by a projectile, the path followed by a projectile, the path followed by a projectile is called its trajectory, is called its trajectory. एग्जाम्पल फर्स्ट है अ थ्रोन स्टोन, सेकंड है अ फायर्ड बुलेट, अ फायर्ड बुलेट। ये दो एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल क्या है, अ थ्रोन स्टोन, आपने एक स्टोन को लिया और स्टोन को फेंक दिया, ठीक है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। दूसरा क्या है, अ फायर्ड बुलेट, यानी कि आपने एक बुलेट को फायर करा, तो बुलेट को अगर सामने कोई टारगेट मिलता है, किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल है, तो वो उस ऑब्स्टेकल में जाकर लग जाएगी। और अगर मान लीजिए उसको किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला, तो वो बुलेट भी अल्टीमेटली जाकर ऐसे ही नीचे गिरेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसी भी चीज को अगर आपने हवा में उछाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ इनिशियली उसमें फोर्स लगाई, कुछ ताकत लगाई, उसको हवा में आपने उछाल दिया। उसके बाद फिर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही काम करता है, मतलब फिर उस पर एक ही फोर्स काम करेगी और वो फोर्स होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सिर्फ उस पर एक्ट करती है, तो वो आकर सीधा नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब जरा इसका डायग्राम देखें और एक चीज और देखेंगे, एक प्रिंसिपल लिखेंगे इसमें। आप लिखें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस।
प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या करना है। लिखेंगे इन द absence of air resistance, in the absence of air resistance, this principle is stated in the absence of air resistance, this principle is stated as, इसमें आप दो रूल्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखें मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with uniform velocity, motion along motion along horizontal बार बार डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड, motion along vertical under the influence of gravity, motion along vertical under the influence of gravity, under the influence of gravity, और ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज विद यूनिफॉर्म acceleration, that is with uniform acceleration due to gravity। उसके बाद नोट करें द टू मोशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, these two motions of a projectile, these two motions of a projectile are independent of each other, are independent of each other। This is called the principle of physical, this is called the principle of physical this is called the principle of physical independence। ठीक है, अब एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये कोई हाइट है, कोई भी हाइट मान लीजिए, किसी का घर है और घर की छत है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत है। यहां से मैंने क्या करा, यहां से मैंने एक पत्थर फेंक दिया ऐसे। तो जब मैं फेंकूंगा किसी भी पत्थर को तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब फेंका कहाँ पर है, ग्राउंड पर थोड़ी फेंका है, हवा में फेंका है। हवा में फेंका है तो नीचे सपोर्ट मिलने के लिए कुछ है नहीं, तो इस पर क्या होगा, मैंने फेंका है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मुझे ग्रेविटी की नॉलेज नहीं है तो मैं तो यही सोचूंगा कि मैंने सीधा फेंका है ना, सीधा सीधा ही जाएगा। लेकिन क्या है कि ग्रेविटी लगातार इसको अपनी तरफ खींच रही है, कोई भी चीज हवा में नहीं रुक सकती।
उसको लगातार ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ खींचता है। तो ये जो पत्थर मैंने सीधा फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी u, ये सीधा ना जाकर बेटा ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा, ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा और फाइनली यहां जाकर ये गिर जाएगा, ये पाथ फॉलो करेगा। एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ये जो रास्ता है इस रास्ते को ही ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो सीधा सीधा अगर हमारा मोशन है तो, और अगर इस तरीके का कर्व्ड मोशन है तो इस पाथ को मैं बोलता हूँ ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पर ये है कि ऐसे मोशन को सर हम स्टडी कैसे करें, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो स्टडी करने के लिए सबसे जो हेल्पफुल हमारा प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि पहला रूल जो इन्होंने बताया, वो पहला रूल क्या है कि हम कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन करेंगे, कोई भी हम प्रॉब्लम देखेंगे, तो उस प्रॉब्लम में मुझे ये ध्यान में रखना है कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने कोई भी पत्थर फेंका तो मैं ये कहूंगा कि हॉरिजॉन्टली जो उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी वेयर देयर इज नो एक्सेलरेशन, जहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट करा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैं पहुंचा और 40 किलोमीटर पर आवर की ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं अपने स्कूल तक या अपने ऑफिस तक चलता चला गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में आप कहेंगे कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहेंगे। दूसरा, मोशन अलोंग वर्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये जो पत्थर ऊपर से धीरे 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 नीचे गिर रहा है ना, इस पर तो ग्रेविटी एक्ट करेगी ही करेगी, ग्रेविटी को चेंज नहीं करा जा सकता। तो जो वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन भी तो हुआ ना, हम ये कहेंगे कि वो हॉरिजॉन्टली कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन से उसको फेंका था, हमने इस पोजीशन से उसको फेंका था और वो सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी पाथ फॉलो करके फाइनली यहाँ पर आकर गिर गया। तो दिस इज माय फाइनल पोजीशन, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो होगा डिस्टेंस, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। वो सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी गया है लेकिन इतनी हाइट पर था और अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया। तो ये जो हाइट है दिस इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्टिकली जो वो गिरा है ना, वो वर्टिकली एक एक्सेलरेशन के साथ गिरा है। खुद सोचिए कि मैंने तो कोई ताकत ही नहीं लगाई और मैंने बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर ऐसे ही कोई पत्थर छोड़ दिया। ठीक है, तो जब मैंने उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगाई, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी ज्यादा कैसे हो गई कि नीचे गिरा। तो अगर किसी गाड़ी पर गिरा तो उसकी गाड़ी की छत पर डेंट पड़ गया, गड्ढा पड़ गया, समझ रहे हैं? तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होगी तो मैं ये कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होगा विच विल बी इक्वल टू स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। अब मुझे ना काफी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आती हैं इसमें एग्जाम में। जैसे रेंज आता है, रेंज का मतलब ये है कि पत्थर को उठा के फेंक दिया आपने, कितनी दूर तक जाएगा, वो उसकी रेंज हो गई। जेवलिन थ्रो होती है ना, भाला जो फेंकते हैं स्पोर्ट्समैन, तो वो जो जेवलिन थ्रो होती है उसमें बोलते हैं उनको कि आपको 45 डिग्री के एंगल पर, और बताते हैं कि आपको एल्बो को कैसे रखना है, आपको पैरों में गैप कितना रखना है। तो 45 डिग्री एंगल पर अगर आप फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज होगी उसकी। रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? क्रिकेट भी जो बच्चे खेलते होंगे कि अगर जोर से आपने शॉट मार दिया, वो ऊंचा तो बहुत चला गया, वो बराबर में आकर कैच हो गई, मतलब वो लंबा जाना ज्यादा जरूरी है, रेंज उसकी ज्यादा होनी चाहिए। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कितनी देर प्रोजेक्टाइल, कोई भी पत्थर कितनी देर हवा में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट जो है वो सिर्फ एरोप्लेन के लिए नहीं होती, आपने जो चीज हवा में फेंक दी वो हवा में कितनी देर है, वो स्पेस में कितनी देर है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक डेरिवेशन हम करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का एक हम डेरिवेशन करेंगे, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का करेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। और हाइट का करेंगे, हाइट मतलब मैक्सिमम कहां पर हम थे
और वो कहाँ तक जाती है, कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ तक जाकर गिरता है। ठीक है, बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, बताइए। यस हाँ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, या फिर और projectile given horizontal projection। ठीक है, प्रोजेक्शन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हवा में किसी भी चीज को फेंक देना, हवा में किसी भी चीज को, स्पेस में किसी भी चीज को उछाल देना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक, अब जरा देखिएगा क्या इसमें हम दो तीन छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं वो करेंगे। जब जब प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस याद रखोगे। हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रहेगा, वर्टिकल मोशन हमेशा आपका एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी की वजह से होता है। और फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि दोनों जो मोशंस हैं उनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इस पॉइंट को बोल दीजिए वाई, इसको बोल दीजिए ओ, इस पॉइंट को बोल दो ए। वाई और ए के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोल दीजिए कैपिटल आर। ओ और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोल दीजिए स्मॉल एच। ये एक पत्थर है और हमने हाइट h से इस पत्थर को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब फेंक दिया। अभी क्या होगा कि आप ये कहेंगे कि सर मैं तो यहाँ पर अब तक पढ़ता हुआ आया हूँ कि O इज फॉर ओरिजिन, O को तो यहाँ पर लेते हैं, ये x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है, ये क्या उल्टी कहानी करा रहे हो, इधर y है इधर x है। ठीक है, समझिएगा, हम जहां से शुरुआत करते हैं, शुरुआत को ही तो ओरिजिन बोला जाता है। हम जहां से शुरुआत करते हैं, तो हमने जहां से पत्थर फेंका, मैं बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ हूं तो मेरे लिए अब वो ओरिजिन हो गया मेरा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जहां तक पत्थर जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, तो दिस इज माय एक्स एक्सिस। और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है पत्थर, पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं वाई एक्सिस में तो उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला जाता है।
जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सेस। तो मैंने ये कहा कि ये मैक्सिमम ऊपर से यहाँ तक जा रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने वाई बोल दिया। मतलब ये जो मेरी वर्टिकल एक्सेस है दिस इज वाई, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है दिस इज एक्स। यहाँ से मैंने पत्थर को फेंका है, तो जो जर्नी है पत्थर की वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओ। ओ इज फॉर ओरिजिन। फिर हम ये कहेंगे, हम उसी हिसाब से जैसे हम ओरिजिन के लिए अपने कोऑर्डिनेट्स स्टडी करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो पत्थर चलता जा रहा है, पत्थर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, पहुंचते पहुंचते अल्टीमेटली यहाँ गिर गया वो आकर। तो मैंने ये कहा कि चलिए हम बीच का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि वहां पर कोऑर्डिनेट्स हमें क्या कहते हैं। मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं चलिए एक्स, वाई। तो जो एक्स और वाई जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो हमेशा ओरिजिन से किया जाता है। एक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वाई इज वर्टिकल डिस्टेंस। तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज एक्स, स्मॉल एक्स, और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज स्मॉल वाई। इतना सभी को क्लियर है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई सभी को क्लियर है? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये क्या उल्टी कहानी चल रही है? समझ गए? दिवस, यश, आस्था, अंश, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम ये कहते हैं कि जब भी टू डायमेंशनल मोशन होता है तो मोशन जो है वो वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को बेटा हम बोल देंगे क्या? वी एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई। वी एक्स और वी वाई। और किसी भी पॉइंट पर जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाती है, पर्टिकुलरली जब वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है वहां पर? उस पॉइंट पर टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दिया ऐसे, तो दिस इज वी, स्मॉल वी। हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये जो ये वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ में जो ये एंगल बनाती है, इस एंगल को हम ले लेते हैं बीटा, स्मॉल बीटा। ठीक है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर ये उल्टी सीधी अजीब टर्म्स क्यों ली जा रही हैं। अरे भाई इसको आप कुछ एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा था कि वहां पर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को ही कैपिटल आर बोलते हैं। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ये मैकेनिक्स है, पूरा आपको मैकेनिक्स ही करना है यहाँ पर 11th क्लास में। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में जो हॉरिजॉन्टल ये आर है ना, कैपिटल आर, दिस कैपिटल आर इज ऑलवेज फॉर क्या? रेंज। ये रेंज के लिए होगा कि जिस पत्थर को आपने फेंका है या जिस बुलेट को आपने फायर करा है वो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। हाइट के लिए स्मॉल एच ही यूज करा जाता है। और ये जो एंगल है, जो एक प्रोजेक्टाइल, पत्थर को मैं फेंक रहा हूं तो पत्थर इज प्रोजेक्टाइल फॉर मी, मैं बुलेट को फायर कर रहा हूं तो बुलेट इज प्रोजेक्टाइल फॉर मी। जो भी चीज हवा में उछाल दी गई वो प्रोजेक्टाइल है। उछालना इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी पल पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, तो इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको स्टैंडर्ड हम बीटा ही मानकर चलते हैं। थीटा, अल्फा, गामा नहीं, बीटा ही मानकर चलते हैं उसको। ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी, एस एल अरोड़ा, एच सी वर्मा कोई भी बुक उठाएंगे तो स्टैंडर्ड हर बुक में आपको यही मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ ऐसा अभी के लिए तो देखिए कर रहे हैं हम डेरिवेशंस, अभी के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर आएगा भी ना, तो उसमें भी ये हो सकता है कि जो रेंज है या कोई भी चीज है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो किस तरह से हो सकता है। जैसे मैं अभी एक पर्टिकुलर डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कुछ वैल्यूज हैं, जैसे एक्स है, वाई है, यू है, एच है, आर है, इन सबका यूज होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पर्टिकुलर वैल्यू ना दी जाए, आपको स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू ना दी जाए और आपसे टाइम पूछ लिया जाए, आपको कहा जाए कि स्पीड एक्स है या जो टाइम है आपका वो वाई है, कुछ ऐसा दे दिया जाए। तो इस वजह से ना अगर डेरिवेशन कर रखी होगी तो आपकी वो वाली अप्रोच डेवलप्ड होगी ऑलरेडी और वो आप कर सकेंगे वहां पर आसानी से। तो मेरे हिसाब से
कोई बहुत लेंदी लेंदी डेरिवेशंस तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप डेरिवेशन भी, उस सिलेबस के न्यूमेरिकल्स भी, और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हम प्रैक्टिस करके चलेंगे, तो हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और ये चीज वही है जो कल भी बताई थी कि 11th को प्लीज लाइटली ना ले कोई भी बच्चा, क्योंकि जैसा इस बार 12th वालों के साथ हुआ है कि 10th 11th और 12th सभी के नंबर थोड़े थोड़े जोड़े गए हैं 30 30 40 के फॉर्मूले से। तो आपके भगवान की कृपा से 10th में सबके अच्छे मार्क्स आए ही हैं, है ना। तो 11th जो है, 11th में भी आप थोड़ा सा मेहनत करके चलें, ताकि यहाँ के मार्क्स भी आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बाई चांस, क्योंकि 2024 तक कहा जा रहा है कि ऑन एंड ऑफ कोरोना का इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, कभी किसी कंट्री पर कभी किसी कंट्री पर। भगवान ना करे कि अगले साल या 2023 में देंगे ना आप लोग तो 12th का बोर्ड, कि 2023 में भी अगर इसका इफेक्ट रहा, क्योंकि 24 तक प्रोजेक्टेड है कि थोड़ा बहुत रहेगा। अगर मान लीजिए उस टाइम आ गया और आपके पेपर पोस्टपोन्ड हो गए या कैंसिल हो गए, तो एकदम से ये ना आ जाए दिमाग में कि काश 11th में मेहनत कर ली होती, क्योंकि 11th की वजह से परसेंटेज खराब होगी। ठीक है, तो अच्छे से करके चलना है इसको। तो अभी के लिए हम ये कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आता है ना, नया कोई सर्कुलर आता है या नया कोई पैटर्न इशू करता है सीबीएसई, और उसमें कुछ ऐसा आता है कि डेरिवेशंस जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर हटा देंगे उनको, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपना सारा फोकस हम न्यूमेरिकल्स पर शिफ्ट कर देंगे और कंसेप्ट पर कर देंगे शिफ्ट। ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, नहीं समझा नहीं मैं। अच्छा, एंगल किस चीज का बना है? ये एंगल इस चीज का है कि कोई भी जो हमने स्टोन फेंका है ना, तो वो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी, मान लीजिए इस तरफ है, तो यहाँ पर भी तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी ही ना, तभी तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो यहाँ से और यहाँ तक वो पहुंचा है। कुछ वेलोसिटी होगी, अगर नहीं होती वेलोसिटी तो यहीं गिर जाता। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड बीटा। और किसी भी कर्व पाथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि उसको बनाने का क्या तरीका होता है, कि जहां पर भी है, जैसे मान लीजिए ये है, ये रास्ता है, कौन सा रास्ता है? ये मैं अपने घर से निकला, फिर मेरे को आगे से ना यू टर्न लेकर ऐसे आना, यू टर्न तो खैर ये कहलाएगा, मेरे को हल्का सा स्लाइट राइट टर्न लिया, फिर इधर से स्लाइट लेफ्ट टर्न लिया, फिर यू टर्न लेकर मैं ऐसे आया, तो आपसे ये कहा जाए कि भाई इस पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो आप कहोगे मैं ठीक है, मैं अपने स्कूटर का जो मीटर है, स्पीडोमीटर, वो देखूंगा, इट इज 35 किलोमीटर पर आवर, तो 35 मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वही वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो आती है, तो डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल। डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल। समझ गए? ठीक है, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, कि अगर मान लीजिए हमने एक धागा लिया, थ्रेड लिया, और उसमें एक स्टोन बांध दिया, उसको ऐसे हमने घुमाना शुरू करा, उसको हम घुमाते चले गए, तो वो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है। आप उसको किसी भी इंस्टेंट पर छोड़ दीजिए, आपने थ्रेड से होल्ड कर रखा है ना उसको, आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने उसको छोड़ दिया तो वो हवा में घूमता रह जाएगा कि भाई मेरा तो सर्कुलर मोशन है, मैं तो यही पाथ फॉलो करूंगा। वो कहाँ जाता है? आप इस तरह से आपने बीच में होल्ड कर रखा है और आप इस तरह से स्टोन को घुमा रहे हैं, और आपने इस इंस्टेंट पर स्टोन को छोड़ दिया, जब पत्थर यहां पर था, आपने यहां से पकड़ रखा है उसको, आपने छोड़ दिया, तो ये टेंजेंशियल जाएगा सीधा, ये सीधा जाएगा। तो ये क्या है? उसकी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले जा रही थी। वो जा क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा था, छोड़ दिया, सीधा चला गया। तो सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन। वो फोर्स्ड मोशन है, जबरदस्ती आप उसको घुमा रहे हो, आपने थ्रेड पकड़ रखा है, आप थ्रेड छोड़ोगे तो वो सीधा ही जाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी पत्थर सीधा ही जाना चाहता, क्यों? क्योंकि आप सीधा ही फेंके थे आप उसको, तो वो सीधा ही जाना चाहता। लेकिन यहाँ पर भी ये फोर्स्ड मोशन है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी तरफ। समझ गए? स्पेस में फेंकेंगे, जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी तो सीधा फेंकोगे, सीधा ही जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे। इसमें आप नोट करें, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम स्मॉल टी,
जब हम किसी भी चीज को जैसे इनिशियली प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम ये मानकर चलते हैं कि उस टाइम मेरा टाइम ना 0 है, ठीक है, मैंने मतलब अपना तभी उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो टाइम 0 था, और टाइम टी टाइम के बाद में, आफ्टर टाइम टी सपोज द बॉडी रीचेस द पॉइंट कैपिटल पी, reaches the point capital P x comma y, the horizontal distance traveled by the body in time t is वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको ना प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, हॉरिजॉन्टल है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब पॉइंट पी तक आने में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने, एक्स, ठीक है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी थी u, और कितने टाइम में, टी टाइम में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया ut, इसको बोल दीजिए, बल्कि x इज इक्वल टू ut हो गया, यहां से आप कहें कि इट इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू x अपॉन u, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहां से मैंने टाइम की वैल्यू निकाली, दिस इज x अपॉन u। अच्छा, नाउ नाउ vertical distance, now vertical distance traveled by the body in time t traveled by the body in time t is, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों, क्योंकि वर्टिकल मोशन में क्या है, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जब होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं समझ रहे भाई, यहाँ पर तो मैंने सीधा सीधा करा, ये बचपन वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल, ये जो आपका है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बचपन में करा था, क्योंकि बचपन में हमको नहीं पता था एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, लेकिन जब एक्सेलरेशन आएगा तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर नोट करना, इधर लिखना ब्रैकेट में, प्लीज नोट दैट initial vertical velocity is 0, ठीक है, तो जो u लिया गया है ना, वो u वर्टिकल वेलोसिटी के लिए नहीं लिया गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लिया गया है u, वर्टिकली तो हमने कोई ताकत लगाई ही नहीं थी, कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, तो हमारा जो u होगा इस केस में वो 0 होगा। लास्ट ईयर मैथ्स में कॉनिक सेक्शंस किया था ना, कॉनिक सेक्शन किया था मैथ्स में लास्ट ईयर, अच्छा सॉरी, आप, ठीक है ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, है ना, चलिए ठीक है, बताता हूँ, अभी याद दिला देना 1 मिनट में, s इज इक्वल टू, s क्या है, क्योंकि मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या है, h, h नहीं लेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट p तक की बात कर रहा हूँ, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया y, ठीक है, तो ये हो गया y, s की जगह तो हो गया y,
वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो दी ही नहीं गई थी, हॉरिजॉन्टली उसको फायर करा गया, प्रोजेक्ट करा गया, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए नहीं है जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। एक्सेलरेशन क्या है, जी है वर्टिकल के केस में, और टाइम मैं अभी निकाल चुका हूँ एक्स अपॉन यू, तो टी की जगह रखेंगे एक्स अपॉन यू। यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आप कहोगे इसको ब्रैकेट में क्यों डाला, इसको ब्रैकेट में इसलिए डाला, मैंने किसी पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका, और हॉरिजॉन्टली फेंका मान लीजिए मैंने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं फेंक चुका हूँ, वो 3 मीटर पर सेकंड यानी कि यू की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली, वो कांस्टेंट वैल्यू है। भाई 3 मीटर पर सेकंड पर फेंका तो वो 3 का 2 तो नहीं होगा, या 2.5 तो नहीं होगा, हाँ 3 तो 3 ही रहेगा ना फिक्स, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 2 ही रहेगा, 2 को मैं 5 नहीं बोल सकता, वो भी कांस्टेंट है। जी यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज एक्स एंड वाई। इस इंस्टेंट पर एक्स इतना था, थोड़ी दूर जब यहाँ पहुंच जाएगा पत्थर तो एक्स बढ़ जाएगा, तो ये वेरिएबल है। वाई यहाँ पर पहुंच जाएगा जब पत्थर, तो वाई भी बढ़ जाएगा, तो वाई और एक्स है वेरिएबल। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ अच्छा कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ ना, पत्थर तो अभी आगे भी ट्रेवल करेगा, आगे ट्रेवल करके फाइनली यहाँ गिरेगा, इसलिए एक्स और वाई ये तो चेंज होते रहेंगे ना। मान लो पत्थर यहाँ पहुंच गया, तो फिर एक्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि पहले एक्स इतना था अब बढ़कर इतना हो गया, वाई पहले इतना था वाई बढ़कर इतना हो गया, तो एक्स और वाई है वेरिएबल, उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k is equal to g upon 2u square is a constant. अब ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक चीज देखिएगा कि ये जो है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो u है ये वाला u नहीं है। वर्टिकल मोशन के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो वर्टिकली तो मैं किसी भी तरीके की वेलोसिटी उसको दे ही नहीं रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके लिए वर्टिकल मोशन के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, क्योंकि टॉपिक ही क्या है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल को यानी कि पत्थर को सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो याद रहेगा कि ये जो u है इसको मैंने 0 क्यों लिया है, और इसको यहाँ पर जो u लिखा है ये वाला u हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। हाँ अच्छा, बताइए बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। चलिए अब मैं ये कहूंगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर trajectory trajectory of a projectile is always a parabola, is always a parabola। अब जो मैं आपसे पूछ रहा था कि 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, तो उसमें ना
ग्राफ्स आया करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक नंबर का क्वेश्चन आया करता था। तो हो सकता है वो लास्ट ईयर कुछ स्कूल्स में कराया भी गया हो, लेकिन वो हट गए थे सिलेबस में से। पिछले साल जो है वो कोविड के सिलेबस में से वो हट गया था। तो ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, उसमें एक्स की पावर 2 आपको अगर किसी भी इक्वेशन में दिखाई दे तो आप उसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, और उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बन के वो क्या बनता है, इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, ऐसी कर्व्ड शेप जो होती है ना, उसको पैराबोला बोल देते हैं, जो क्लोज नहीं होती, ये बंद नहीं होता, ये खुलता ही चला जाता है, तो ऐसी कर्व शेप को हम पैराबोला बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये भी तो कर्व शेप ही दिखाई दे रही है आपको। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, हमेशा ये कहा जाता है, देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि इसका कोई मोटर बाइक है जो सड़क पर चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन ही मोशन फॉलो करेगी, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस ट्रेजेक्ट्री इज ऑलवेज अ पैराबोला, प्रूव इट। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ पैराबोला, ये आपने कैसे करा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्रूव करके। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10th क्लास की चीज है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आप खुद समझें इस चीज को कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स क्यूब मिलेगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन, एक्स की पावर 4 मिलेगा तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आप सीधा यहाँ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्रूव करके आप सीधा ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, पैराबोलिक पाथ, ये एक पैराबोलिक पाथ होगा इसका। ठीक है, सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, समझ गए ना। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। आगे और फिर ना कहीं कंफ्यूजन ना रहे, रिवीजन करते टाइम आपको याद रहे, तो एक लाइन लिख लेना यहाँ पर ब्रैकेट में, एज y is a as y is a quadratic as y is a quadratic function of x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां भी कहीं बनती है हम उसको बोल देते हैं कि उसका पाथ एक पैराबोला होगा। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी करा है लास्ट ईयर, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने ये देखा होगा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है और मैं उसका ग्राफ बनाऊं, उसका मैं ग्राफ बनाऊं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बना बोला जाता है। लीनियर का मतलब ही लीनियर, द वर्ड लीनियर इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइन, तो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन बनती है, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर आप लिखें टाइम ऑफ फ्लाइट, ये डायग्राम मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये डायग्राम अभी जरूरत है मुझे इसकी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो चैप्टर नंबर 2 जो है ना, ये मोशन इन अ प्लेन, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, ये क्वेश्चन बनता ही बनता था। कोई भी स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, अच्छा टीचर बुरा टीचर कैसा भी हो, वो ये क्वेश्चन पेपर में देता ही देता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जो इस टाइम चल रहा है ना। और उसमें सबसे पहले वो बोलते थे कि वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, वो प्रूव करो। फिर उसके बाद छोटे छोटे जो एक एक नंबर के होते हैं ना, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, उसमें आता था कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो, वेलोसिटी निकालो। ठीक है, तो वो फर्स्ट पार्ट है इसका, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें नोट करें इट इज द टोटल टाइम। हाँ, ये सब्जेक्टिव की कहानी बता रहा हूँ मैं, कुछ दिन रुक जाइए, अगर कुछ ऐसा आता है कि भाई हमको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना तो नहीं देंगे फिर। ठीक है, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन इट्स फ्लाइट। इट इज द, ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच projectile remain in its flight। projectile remains in its flight। आप लोगों के लिए शब्द, ये शब्द नया है प्रोजेक्टाइल, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज भी मैं हवा में उछालता हूँ वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं अपने पेन को उछालते हुए, तो पेन पेन नहीं रहा, जब पेन हवा में है तो फिर वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है,
आप बॉटल उछाल रहे हैं तो बॉटल प्रोजेक्टाइल है, याद रखना। हाँ जी, ह्यूमन बॉडी, हाँ, अगर हम हवा में कूदते हुए चलेंगे तो हम भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना? क्यों? तो इसलिए पैर थोड़ा जमा 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 कर चला करो सड़क पर, ठीक है? कई बच्चे प्रोजेक्टाइल बने घूम रहे हैं जब से उनका रिजल्ट आया 10th का। हाँ, हवा में नीचे ही नहीं उतर रहे हैं। चलिए जी, तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन जो है उसमें हम बात करेंगे, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? हम इसमें ये देख चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को ना हम बोल देते हैं टी। लेट कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर के लिए, यहां से लेकर और यहां तक, जब तक वो यहां पर आकर गिर नहीं गया तब तक वो हवा में ही था, है ना? तब तक वो हवा में ही था। तो जब तक वो हवा में रहता है तब तक जो जितना टाइम लगता है उसमें, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं ये कहूंगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर वर्टिकल मोशन, यहाँ लिख दिया, पर आपको भी ध्यान रहना चाहिए, ये जब भी मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैं लगाऊंगा ही वर्टिकल के लिए। हॉरिजॉन्टल में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ने हमको यही समझाया है, ठीक है? तो एस क्या है? एस है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस। तो एस की जगह आ गया, अब मैं पूरा वाई ना लिखकर अब मैं पूरा एच लिखूंगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अब यहाँ से यहाँ तक आकर गिर रहा है। एच इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, जीरो इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा? जी होगा। और जितनी देर के लिए वो पूरा जो टाइम है, टोटल टाइम, भाई यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम तो स्मॉल टी लिया था, लेकिन अब पूरे मोशन के लिए बोल रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया कैपिटल टी, ठीक है? तो जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू हाफ, बल्कि एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई टू। ये कितना हो गया? जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ये छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ है तो है नहीं, इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब तो जो मैथ्स में थोड़े से ज्यादा जीनियस बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि भाई प्लस माइनस मत लगा देना यहाँ पर, कि नहीं जी स्क्वायर रूट निकालते मैं तो प्लस माइनस लगाऊंगा, क्योंकि टाइम है ना, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है? तो ये टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है रेंज। रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल देते हैं या सिंपली रेंज भी बोल देते हैं। तो वही बी पार्ट में ये लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन में, रेंज बताइए। तो यहां आप लिखें रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या होगा? ये सिंपल है, रेंज ये है कैपिटल आर। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस निकलेगा उसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो बचपन वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस कितना? कैपिटल आर। स्पीड कितना? जिस जो मेरी स्पीड थी जिससे मैंने फेंका, तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं, ठीक है? प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब जितनी वेलोसिटी है उतनी ही रहेगी। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब स्पीड आपकी यू ही रहेगी। और टाइम आपने क्या लिया? कैपिटल टी, क्योंकि पूरा फ्लाइट का टाइम कैपिटल टी। आर इज इक्वल टू यू टी, और टी मैं निकाल चुका हूँ, टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, u इंटू अंडर रूट टू एच अपॉन जी।
और डेफिनेशन जैसे इसकी लिखी थी ऐसे डेफिनेशन लिखो, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इट इज द horizontal distance, it is the horizontal distance covered by the projectile in its time of flight, in its time of flight। वो जितनी देर उड़ता रहा उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। फिर देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये वाली हेडिंग डालें आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें हम ये कहेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो फॉर एग्जांपल मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, vx और vy। ठीक है, तो आप करें वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बेटा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया vx, और vx किसके बराबर होगा, vx विल बी इक्वल टू u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होता, तो जो u था वो u का u ही रहेगा। यहाँ पर था u, इधर भी u, इधर भी u, इधर भी u, हर पॉइंट पर मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहनी है, तो vx विल बी इक्वल टू u। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की। बस मैं 2 मिनट और लूंगा क्योंकि फिर ये टॉपिक पूरा खत्म ही हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या लगाएंगे, u प्लस एटी वाला फंडा। यहाँ पर u क्या होगा, क्योंकि मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल में u 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो u प्लस एटी, u हमारा हो गया 0 क्योंकि वर्टिकल है, वो वाला u मत कंफ्यूज होना। तो 0 प्लस जी टी, ये क्या हो गया, इसको मैं बोल दूंगा वी वाई इज इक्वल टू जी टी, जी इंटू टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एंड वी वाई इज इक्वल टू जी टी, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। और अब आप ये देखिएगा कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं इसके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर, भाई समझ भी रहे हैं सब, क्लियर है ना? हाँ, लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, वैसे भी समझ लो इसको ना। आप एक पूरा वो जो पैरेललोग्राम लॉ है, इसको कंप्लीट करो। ऐसे कंप्लीट कर रहे हो तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो v कितना होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो v इज इक्वल टू वी एक्स क्या है, u, यू स्क्वायर, और वी वाई क्या है, जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन और रह गई। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैंने बताया था आपको, डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हमको tan थीटा निकालना है। यहाँ थीटा थोड़ी है, यहाँ तो बीटा है। तो ये एंगल बीटा है, ये वी एक्स है, और ये वी वाई है। तो वेक्टर को पैरेलली मूव करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वी वाई है।
तो ये Vx हो गया, ये Vy हो गया, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, Vy अपॉन Vx। ठीक है, तो बीटा को सिर्फ लिखने का तरीका है कि tan को इधर ले जाकर लिखकर छोड़ दीजिए बस, tan इनवर्स Vy अपॉन Vx, बस इतना करा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी पेपर में, थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई चीज पूछी नहीं जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्योरी में। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों में से क्वेश्चन आएगा, किसी में रेंज पूछ लिया, किसी में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, ठीक है, किसी में वेलोसिटी पूछ लिया, बस दैट्स इट। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है। Yes. हाँ, तो मेरा एक टॉपिक और बचता है अभी इसमें, सर्कुलर मोशन। और प्रोजेक्टाइल में भी एक टॉपिक और है। यहाँ पर क्या था कि प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, कि मैंने किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका। अब अगला जो मैं टॉपिक इसमें करूंगा उसमें करेंगे कि हमने ग्राउंड में खड़े होकर और प्रोजेक्टाइल को ऐसे हवा में फेंक दिया, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, कि मैंने किसी एंगल पर किसी पत्थर को फेंका है। ठीक है, उसमें भी यही 3-4 चीजें निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेंज, बस यही करना है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। और हाँ, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूँ, बेटा कल सुबह मैं 10 या 11 बजे आपकी क्लास लूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि शाम को तो कल ले नहीं पाऊंगा ना, तो सुबह दूंगा बहुत जल्दी। Thank चैप्टर you, sir. कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद टेस्ट लूंगा इसका। मैथ्स का भी लेंगे, कॉम्प्लेक्स फिनिश है ऑलमोस्ट, मैथ्स में ले लेंगे, मैथ्स का ले लेंगे पहले, जैसी आपकी मर्जी।